आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में बिरसा मुंडा जयंती, विश्व पर्यावरण दिवस, हमारे दैनिक जीवन में सौर ऊर्जा के उपयोग और भारत के समुद्री क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमी के अवसर पर विशेष चर्चा। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि 9 जून को देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बलिदान के प्रति आभार जताया। ऐसे तपस्वी पैदा हुए, ऐसी धरती को मैं नमन करता हूँ। आजादी में जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासियों का योगदान अप्रतिम। बिरसा मुंडा का नाम तो शायद हमारे कानों पर पड़ता है, लेकिन कोई आदिवासी जिला ऐसा नहीं होगा 1857 से लेकर के आजादी आने तक आदिवासियों ने जंग न की हो, बलिदान न दिया। संकटों में जीना, अभाव के बीच आनंद को कैसे उभारना, ये हम शहर में रहने वालों के लिए अगर सीखना है तो मेरे आदिवासी भाइयों से बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर कृषि एवं पशुपालन मंत्री बादल ने बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन पर अपने विचार रखे। साथ ही उन्होंने पर्यावरण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने तय किया है वो प्लास्टिक पॉल्यूशन पर नियंत्रण को लेकर कहा है कि इससे इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को, समुद्री जीवों को और स्थलीय जीवों को, प्राणियों को, पेड़ों को, सबको इसके दुष्परिणामों से गुजरना पड़ रहा है। आज हम लोग अंधे होकर ऐसी चीजों को यूज कर रहे हैं जिसका वेस्ट कहीं न कहीं कूड़ा कचरा के रूप में रह जाता है और वो आने वाले दिनों में कैंसर जैसी महामारी और अन्य बीमारियों का कारण बनता है। तो आइए हम सब मिलकर जो आज प्रति व्यक्ति जो आंकड़े हैं, प्रति वर्ष 466 सिंगल यूज प्लास्टिक्स का हम लोग यूज करते हैं, उसको कैसे मिनिमाइज करें, लोगों को जागरूक करें। और साथ ही 3 सप्ताह से जो कार्यक्रम वन विभाग का चल रहा था, जिसमें 40,000 इवेंट किए गए, 12 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए, लोगों को जोड़ा गया, उसका आज ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के अवसर पर प्रेजेंटेशन था, जिसमें यहाँ के पर्यावरण से जुड़े हुए शख्सियतों को सम्मानित भी किया गया और विभाग के आला अधिकारी द्वारा पूरे साल के कार्यक्रम, लक्ष्य आदि के बारे में लोगों को बताया गया। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे, स्कूल के बच्चे, कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि, बिल्कुल वही सब चीजों को लेकर जो हम लोग 2050 तक का एक्शन प्लान बना है कि ये एक दिन में नहीं, पूरा विश्व बना रहा है, कहीं 2040 तक का है कि 21वीं सदी के मध्य तक हम लोगों को जिस वे में हम लोग टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, उस ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, जिसमें नदियों को जोड़ने का भी प्रस्ताव है। और अब दैनिक जीवन में सौर ऊर्जा के उपयोग पर जानकारी देंगे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के पूर्व महानिदेशक अरुण कुमार त्रिपाठी। सौर ऊर्जा जो है वो हमारी पृथ्वी में अनंत काल से पड़ रही है। जी जी। और इसका इस्तेमाल हम आदिकाल से करते चले आ रहे हैं। जी जी। जैसे वर्तमान समय में जो सौर ऊर्जा है, जी जी, ये
हमें बिजली देती है। हम इससे सौर ऊर्जा में दो तत्व होते हैं जिसको कहना चाहिए कि एक प्रकाश और दूसरे गर्मी। ठीक है। तो जो प्रकाश से हम सीधे तौर पे सोलर सेल, फोटोवोल्टाइक सेल कहलाते हैं, प्रकाश वर्धित सेल, जिनके द्वारा हम बिजली उत्पन्न करते हैं और इस बिजली को हम सीधे अपने इस्तेमाल के तौर पे ले आ सकते हैं, अपने ग्रिड में डाल सकते हैं, अपने घरेलू चीजों के इस्तेमाल कर सकते हैं। कि हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें हमें क्या क्या उपयोग चाहिए। आज हमें बिजली चाहिए, आज हमें गर्म पानी चाहिए, आज हमें सौर ऊर्जा के उपयोग से ठंडा भी करते हैं, जो कि सोलर कोल्ड स्टोरेज है, इस तरह की चीजें चाहिए। तो इसको करने के लिए सौर ऊर्जा जो सीधे तौर पर हमारे ऊपर आती है उसको हम लोग परिवर्तित करते हैं, कन्वर्जन करते, और इन कन्वर्जन के लिए जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, हमारे सिस्टम्स होते हैं, उनके द्वारा हम इस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। खेती में इस्तेमाल के लिए हम जैसे सौर ऊर्जा पंप हैं, सोलर पंप आपने सुना होगा, इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। और खेती के लिए जो सोलर पावर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मढ़ाई है या विनोइंग है, इन सब के कार्यों के लिए भी हमें जो ऊर्जा चाहिए वो हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और घरों में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो बिजली के रूप में करते हैं, या फिर इसकी जो गर्मी है उसको लेके अपना पानी गर्म करें या इससे स्टीम बनाएं, इन सब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि सरकार के जो कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं उसमें सब्सिडी दी जाती है। सौर ऊर्जा पंप लगाने के लिए लगभग 30% की छूट है जो केंद्रीय सरकार की तरफ से है, और इतनी ही छूट अपेक्षा की जाती है कि राज्य सरकार की तरफ से दी जाए। और कई राज्य सरकार तो 65% तक भी छूट देते हैं, तो ताकि किसानों को केवल काफी कम वहन करना पड़ता है। इस तरह हमारे घर पे लगाने के लिए जो सौर रूफटॉप सिस्टम है उसके लिए भी सरकार की तरफ से छूट है। इस तरह आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में लगाने के लिए 40% है, जो कि अब लगभग फिक्स भी कर दी गई है, लगभग 15,000 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से दी जाती है, 3 किलोवाट तक। और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक उसकी आधी हो जाती है। मतलब कि अगर आप प्रति किलोवाट अगर आप 3 किलोवाट का प्लांट लगा देते हैं तो लगभग 44-45 हजार रुपए आपको सब्सिडी मिलती है। लेकिन अगर 3 से ऊपर आप 6 किलोवाट का लगाएंगे तो 45 हजार प्लस अगली 3 का 22,500 हजार, दोनों को जोड़ के उतनी सब्सिडी मिल जाती है। और अब कार्यक्रम के आखिर में पेश है भारत के समुद्री क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमी के अवसर। इस चर्चा में भाग लेंगे पर्यावरणविद सीके वार्ष्णेय और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। सुनिए विशेष चर्चा। भारत का समुद्री क्षेत्र ब्लू इकोनॉमी के लिए एक बड़ा अवसर। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद सीके वार्ष्णेय और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। जब हम ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं तो समुद्रों, महासागरों से जुड़ी सभी आर्थिक गतिविधियां इसमें शामिल होती है, लेकिन इसका जो एक अहम पहलू है वो है तटीय क्षेत्रों और समुद्रों के संसाधनों का सतत इस्तेमाल। हमने एक ट्वीट प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भी देखा जिसमें केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा लिखा गया एक अखबार में लेख भी साझा किया गया, जिसमें कि ब्लू इकोनॉमी से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उसकी भारत में संभावनाएं हैं, उस पर विस्तार से बात की गई। तो आज हम इस चर्चा को इस संदर्भ में कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं चर्चा के लिए प्रोफेसर सीके वार्ष्णेय। प्रोफेसर वार्ष्णेय, स्वागत है। धन्यवाद। प्रोफेसर वार्ष्णेय, सबसे पहले अगर हम ब्लू इकोनॉमी के मायने की आपसे बात करें तो इसका क्या अर्थ है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं, और साथ ही भारत के समग्र आर्थिक विकास में किस तरह से ब्लू इकोनॉमी एक बहुत बड़ी क्षमता है हमारे पास। देखिए, ब्लू इकोनॉमी का जो एक हमारा आशय है उसका तात्पर्य ये है कि किस तरीके से हम समुद्र के संसाधनों का सतत तरीके से और पर्यावरण के अनुकूल उनका उपयोग करें, और किस तरीके से हम जो तटीय स्थानों में रहने वाले लोग हैं, मछुआरे हैं और लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ कर सकें, और इसके साथ साथ जो हमारी राष्ट्र की आर्थिक जीडीपी है उसको किस तरीके से हम बढ़ा सकते। तो ये मुख्य एक तात्पर्य है। इसके कई सारे और तत्व हैं और इन सबको मिलाकर के ब्लू इकोनॉमी बनती है। इसमें खास तौर से समुद्र के अंदर पाए जाने वाले जो उपयोगी पदार्थ हैं उनके अंदर बहुत सारी चीजें हैं
का अभी पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया है या जिनका विकास अभी इंतजार कर रहा है। इसमें खास तौर से हम देखते हैं कि हम समुद्र से काफी सारी ऊर्जा निकाल सकते हैं, ले सकते हैं और इस ऊर्जा से बिजली भी बनाई जा सकती है। तो इससे जो हम आयात करते हैं काफी सारा फॉसिल फ्यूल, जिसके के जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और उससे पर्यावरण के अंदर जो बड़े भारी बदलाव हो रहे हैं, जिसकी वजह से सारे विश्व में एक चिंता का विषय बना हुआ है, उसके अंदर हम कमी ला सकते हैं। हम अपने जो फॉसिल फ्यूल हैं उनके खपत में कम कर सकते हैं या उनकी बढ़ोतरी होने की जो आशंकाएं हैं उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि इससे मिलने वाली जो ऊर्जा है उससे जो आपूर्ति होगी तो उससे काफी सारे कार्बन के उत्सर्जन के अंदर कमी आएगी। दूसरी बात यह है कि कोस्टल कम्युनिटीज के यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत होती है, तो अगर हम ये जो रिसर्च और जो संसाधन है इनका अगर ठीक तरीके से दोहन करें तो डिसैलिनाइजेशन करके हम पेय पानी को भी काफी सारी जगह पे प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि चेन्नई में भी हमने काफी एक संयंत्र लगाया हुआ है जो काफी दिनों से चल रहा है, उसको सी वाटर डिसैलिनाइजेशन होता है। सारे जो पोर्ट हैं और अलोंग द कोस्ट लाइन जो सड़क बनाई गई है, हाईवेज बनाए गए हैं, तो उससे जो आपने बताया 20 पोर्ट और 195 और 198 के करीब जो स्मॉल पोर्ट्स हैं उन सबको कनेक्ट करना और उसके साथ साथ यहाँ पर जब ये सड़क मार्ग बनेंगे तो उसी के आसपास फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी प्रोत्साहन मिलेगा और उससे फिर हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की और माल ढोने की जो एक स्थिति है उसके अंदर बहुत सुधार आएगा। जब भी हम एक पोर्ट बनाते हैं तो उसकी सबसे ज्यादा जरूरत ये होती है कि किस तरीके से पोर्ट तक हम जल्दी से जल्दी सामान को पहुंचा सकें और किस तरीके से बाहर से आने वाले सामान को पोर्ट से अंदर शहर देश के अंदर भेजा जा सके। तो इसमें सड़क मार्ग का और बहुत ही एक अहम हिस्सा होता है और आवश्यकता होती है। तो जो सागरमाला प्रोजेक्ट है जिसने कि सबको सारे पोर्ट्स को कनेक्ट कर दिया है और पूरे कोस्ट लाइन को उसने कवर किया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे इकोनॉमी को भी काफी मजबूती मिलेगी और इससे नए कामकाजी लोगों को काम भी मिलेगा। तो ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और इसके बढ़ने से लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर काफी सहूलियत मिलेगी और हर तरीके से इकोनॉमी को फायदा होगा। ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पर के समुद्र के संसाधनों की आवश्यकता न हो और उनकी वहाँ पर आवश्यकता के साथ साथ डेवलपमेंट करने की संभावनाएं न हो। आपने विस्तार से हमारे साथ चर्चा की और इस विषय को विस्तार से रखा, अपने विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा। भारत का समुद्री क्षेत्र ब्लू इकोनॉमी के लिए एक बड़ा अवसर। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद C.K. वॉर्ष्णेय और आकाशवाणी संवाददाता अमर कुमार प्रजापति। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता और प्रवक्ता पूनम करकेट्टा।